जब कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके मन में पहले ही सवाल आता है तो मेरा रिटर्न क्या है या फिर क्या होने वाला है। मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर ए ने कभी इन्वेस्टमेंट किया है 3 साल पहले 1 लाख रुपया, और आज उनका इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो 1,40,000 रुपये। तो हम ये बोल सकते हैं कि उनका रिटर्न अप्रोक्सीमेटली CAGR पे 12% पे ग्रोथ हुआ है। तो क्या वाकई ही उनका रिटर्न 12% है? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिटर्न की। हाँ, रिटर्न की। हम लोग क्यों ये भूल जाते हैं जब भी हम हमारा रिटर्न कैलकुलेशन करना चाहते हैं या फिर करवाते हैं, तो वो क्यों पर्टिकुलर एक ही स्कीम या फिर एक एक या दो स्कीम पे ही रह जाता है। हमारा टोटल रिटर्न होना चाहिए हमारे टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर, हमारे टोटल सेविंग के ऊपर, हमारा जो भी इनकम होता है उस पर जो एक्सपेंसेस चला जाता है, बाकी जो रेस्ट अमाउंट होता है उसके ऊपर हमारा टोटल रिटर्न क्या होना चाहिए, उसको हमें पहले कैलकुलेट करना चाहिए। ना कि हमारे जो अमाउंट इक्विटी या फिर इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड या फिर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स के हैं, ना कि उसके ऊपर कैलकुलेशन करना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं या फिर हमें ये याद नहीं रहता या फिर कोई भी रीजन हो, और कैसे ये छोटा सा एक गलतफहमी या फिर एक मिस्टेक हमारा टोटल फाइनेंशियल ग्रोथ में ऑब्स्टेकल जैसे बन जाता है। अगर आपको मॉनिटरीली वेल्थी होना है, मैं यहाँ पर सिर्फ मॉनिटरीली वेल्थी की बात बोल रहा हूँ। मॉनिटरीली अगर वेल्थी बनना है तो हमको नेट पोर्टफोलियो के ऊपर रिटर्न निकालना चाहिए। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसे लॉन्ग टर्म में यही एक छोटा सा गलती हमारा जो भी रिटर्न जनरेट होता है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चिन्मयन एंड वेलकम टू मनी ग्रुप। इस टॉपिक को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला होगा एक एग्जाम्पल, दूसरा होगा उसका कैस्केडिंग इफेक्ट, और तीसरा मेरा स्टेप 1 पे हमें एग्जाम्पल से समझते हैं प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं मिस्टर ए हैं जो कि एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और उनको वहाँ से सालर के तौर पे उनका इनकम हो रहा है। मिस्टर ए के पास इनकम होने के बाद दो ही काम होता है। एक होता है उनका एक्सपेंसेस, जो कि वो उनका डे टू डे लाइफ का एक्सपेंसेस भी हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म पे होता है या फिर शॉर्ट टर्म पे हो सकता है। और दूसरा होता है उनका रेस्ट अमाउंट। हम अगर ये मानते हैं कि मिस्टर ए अपने फाइनेंशियल को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, तो ये उनका रेशियो होना चाहिए 50:50। मतलब जो भी उनका इनकम होता है 50 रुपीज़ उनका एक्सपेंसेस पे जाता है, तो 50 रुपीज़ उनका बचता है, बचत होती है। तो उसी रेस्ट अमाउंट को हम लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और शॉर्ट टर्म पे सेविंग्स करते हैं। तो मान लीजिए अगर मिस्टर ए का इनकम 1 लाख रुपया है तो उनका एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज़ होगा और रेस्ट अमाउंट जो भी उनका बचत होगा वो 50,000 होगा, अगर हम 50:50 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं ये रेस्ट अमाउंट को क्या करते हैं। तो हमने एक 50,000 रुपीज़ का पोर्टफोलियो बनाया है। मैं यहाँ पर रियल इस्टेट को थोड़ा हमारे कैलकुलेशन में नहीं लाता हूँ, क्योंकि रियल इस्टेट का कोई भी एक स्टैंडर्ड रेगुलेशन नहीं है जहाँ पर कि हमें ये पता चल सके कि यहाँ पर उसका कितना रेंटल इनकम आ रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ उसी इनकम को ही ऐड करने की कोशिश किया हूँ जहाँ पर हमें पैन इंडिया में सबके लिए एक ही साथ एक ही रेट मिल सके। तो इस 50,000 को अगर मिस्टर ए एक एग्रेसिवली रिस्क टेकर भी हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए। 50,000 का 60% यानी 30,000 इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड पे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ उनको 15% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि सालाना हो रहा है 4,500 रुपया। 50,000 को उन्होंने दो डिवाइड में डिवाइड किए हैं, जहाँ पर भी 20% उनका यानी 10,000 लिक्विड फंड या फिर सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है एट द रेट ऑफ 3%। तो उनको वहाँ से सालाना इंटरेस्ट मिलेगा 300 रुपया का, और रेस्ट 10,000 को वो एफडी के लिए या फिर डेप्ट म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पर उनको 7% का अगर हम एनुअली रिटर्न अज्यूम करते हैं तो वहाँ पर अभी उनको मिल रहा है 700 रुपया। यहाँ पर उनका टैक्स डिडक्ट हो रहा है 30% पे, अगर वो फ्लैट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। जो भी उनका टैक्स डिडक्ट होगा इंस्ट्रूमेंट्स में ही होगा, क्योंकि इक्विटी में अगर वो लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका टैक्स डिडक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से होगा, लेकिन एफडी और लिक्विड फंड्स या फिर सेविंग से उनको फ्लैट अपने टैक्स ब्रैकेट पे टैक्स देना होगा अगर वो डेप्ट म्यूचुअल फंड को छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ उन्होंने डेप्ट म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और एफडी या फिर एनसीडी पे कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनका टैक्स लगभग आ जाता है 300 रुपया, जो कि ये 700 प्लस 300 1000 रुपये के ऊपर 30% का टैक्स होता है। मैं यहाँ पर अभी भी
एजुकेशनल सेस को कंसिडर नहीं किया हूँ। अगर आप देखें तो आपका जो भी टोटल इनकम होता है 50,000 के ऊपर, वो 1 साल के बाद आ जाता है 5,200, जो कि 10.4% के अप्रोक्सीमेटली होता है। ये है एक्चुअली आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न। बस ये 15% को ही कंसिडर में करते हैं और बाकी हमारा जो रेस्ट अमाउंट होता है उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं। जबकि हमारा टोटल जो इन्फ्लेशन अफेक्ट होता है, टोटली हमारे टोटल सेविंग्स के ऊपर अफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जितना भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ उसी के ऊपर ही इन्फ्लेशन लागू होता है और बाकी जो हम बैंक या फिर एफडी में जो रखते हैं उसके ऊपर इन्फ्लेशन लागू नहीं होता है। तो इस एग्जाम्पल पे अब हम देख लेते हैं हम ये कैस्केडिंग इफेक्ट हमें कैसे अफेक्ट करता है। मान लीजिए कुछ सालों के बाद या फिर अभी नियर टर्म पे मिस्टर ए को कुछ इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ा, तो जिस पे उनको कुछ विड्रॉ करने का ज़रूरत है। तो आप हो या हम है या फिर मिस्टर ए, वही करेंगे जो करना चाहिए, पहले अपना सेविंग्स को तोड़ेंगे। अगर यहाँ पर वो अपना सेविंग्स को तोड़ते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन, जो जितना भी उनका इमरजेंसी में जितना भी एक्सपेंसेस होने वाला है वो सारा मीट हो जाएगा इसी सेविंग्स के विड्रॉ पे। और दूसरा ऑप्शन, मीट नहीं हो पाएगा, एक्सपेंसेस का अमाउंट ज़्यादा होगा। क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं कि जब भी हम कभी भी सेविंग्स या सेविंग्स रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ज़्यादातर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, लेकिन एक्सपेंसेस इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा जोर से दौड़ता है। तो अगर इन्फ्लेशन के चलते उनका एक्सपेंसेस में जो अमाउंट चाहिए वो फुलफिल नहीं हो पाता है तो वो भी वही करेंगे जो आप और हम करते हैं। ये जो लॉन्ग टर्म पे जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट से, वहाँ से पैसा निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर वहाँ से पैसा निकालते हैं तो वो आने वाले गोल से उनको जैसे भी हो हम पर जरूर करेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है टाइम। आप जैसे जितना टाइम इन्वेस्टमेंट को देंगे वो आपको उतना ज़्यादा रिटर्न देगा, सब्जेक्ट टू आपका अंडरलाइंग एसेट क्या है। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो इसका 100% सॉल्यूशन मेरे पास क्या किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास नहीं होगा। क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी कितना भी अमाउंट आ सकता है ये किसी को भी नहीं पता है। हाँ, इससे आप एक काम कर सकते हैं, आप इमरजेंसी फंड एक क्रिएट करके उसको रख सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी फंड ना तो वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, ना ही ऐसा कोई एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पर कि आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन ज़रूर है जो कि इस तरह सिचुएशन पे आपको मदद जरूर कर सकता है, और वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में यही फर्क होता है कि पहले हम समझ लेते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में आप अपना एक फाइनेंशियल गोल डिसाइड करते हैं और उसका फ्यूचर वैल्यू निकाल के आप उसकी उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेते हैं। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि आपका इनकम, एक्सपेंसेस और टाइम के साथ हर वक्त चेंज होता ही रहता है। और इसीलिए आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा उस हिसाब से एक्सपेंसेस के साथ आपका फिर से फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है और उस हिसाब से आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल में आ जाता है। एक्सपेंसेस तो कंट्रोल में आ जाता है और उसके साथ आपके टाइम और जिम्मेदारी लायबिलिटी के साथ आपका जो भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आने वाला होगा या फिर प्री प्लान होगा उसको आप बनवा सकते हैं इसी फाइनेंशियल प्लान के अंदर, और आप उसके लिए प्रिपेयर भी हो सकते हैं। माना कि इससे आपका 100% सोल्यूशन नहीं मिल सकता, लेकिन ये जरूर है कि 70 to 80% आप प्रिपेयर जरूर हो पाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब रिटर्न पे चेज करना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपका रिस्क को कंट्रोल करना होता है। अगर आपका रिस्क कंट्रोल हो गया तो रिटर्न ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और ये सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग में ही पॉसिबल हो सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए, और पर्सनल फाइनेंस और शेयर ट्रेडिंग की नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।